ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। ये द हिंदू है 28 नवंबर यानी कि आज का न्यूज़पेपर। आवाज़ थोड़ी ख़राब है, सो प्लीज़ बियर विथ मी। एंड ये एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल है ना। इट्स टाइम टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर आपने PYQ देखा होगा बीपीएससी का, ठीक है, बीपीएससी का PYQ या यूपीएससी का PYQ, जुडिशियरी पे जो सवाल आते हैं वो क्या होता है? जुडिशरी पे सवाल आता है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को लेके, ठीक है, या जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को लेके सवाल आता है, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस वाला जो प्रिंसिपल है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, बिगिनर हैं, डरने की बात नहीं है। ये चीज़ें आप धीरे धीरे अपने जो स्टैटिक पार्ट है, जो बेसिक पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब कि कोई हैरान होने वाली है, डरने वाली बात नहीं है। और क्या सवाल आता है, तो जुडिशरी में क्या रिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो जो रिफॉर्म वाला पार्ट है ना, इसके अलावा और क्या आता है, जुडिशियल एक्टिविज्म पे आता है। ठीक है, या जुडिशियल ओवर रीच पे आता है। ओवर रीच का मतलब कि जुडिशरी जो है वो अपने डोमेन से बाहर निकल के काम करने लगे। ठीक है, जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में चले जाए, लेजिस्लेचर के डोमेन में चले जाए। जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, लॉ को इंटरप्रेट करना, जस्टिस प्रोवाइड करना। लेकिन जुडिशरी अगर लॉ बनाने में चली जाए, ठीक है, तो उसको ओवर रीच बोलते हैं। एक्टिविज्म क्या है कि कहीं पे मान लीजिए कि कोई रेगुलेशन, कोई लॉ की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे लॉ नहीं है अवेलेबल, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया किसी भी रीज़न से, तो जुडिशरी एक्टिव होके क्या करती है कि कुछ एक 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 रिलीफ प्रोवाइड करा देती है। जैसे आपने सुना होगा कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट एक है, ठीक है, फीमेल्स को वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए। लेकिन वो एक्ट कब आया था? जब विसाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला जो एक्ट है वो पास किया गया। तो ये क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये पॉइंट है कि जुडिशरी से ये 4-5 डायमेंशन पे सवाल आते हैं, तो उसमें एक डायमेंशन है रिफॉर्म, और ये आर्टिकल है उसी पे। तो बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। खूबसूरत क्यों? कि इसमें जुडिशरी का स्टैटिक पार्ट भी दे दिया, और जो रिफॉर्म चाहिए वो भी दे दिया, और जो सब्सटेंसिएशन के लिए हमें चाहिए होता है कि किस कमेटी का रिकमेंडेशन है ना, लॉ कमीशन ने क्या कहा है, या किसी केस में क्या आउटकम था, किसी केस में कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये सब्सटेंसिएशन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, वो धीरे धीरे जैसे आप मेंस का आंसर लिखेंगे, मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ 3 ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का 3 ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, ये देखिए स्टैटिक पार्ट है। ज्यूरिडिक्शन क्या है? ओरिजिनल है, अपेलेट है और एडवाइजरी है। जो बिगिनर्स हैं, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। जो बिगिनर्स हैं, देखिए ये जब आप स्टैटिक पढ़ेंगे ना, तो ओरिजिनल कहने का मतलब क्या होता है ना, कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अपेलेट क्या है कि भाई आप पहले हाई कोर्ट गए, उसके पहले लोअर जुडिशरी में गए थे, और बाय द मीडियम ऑफ अपील आप सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं। ठीक है, और एडवाइजरी क्या है कि जैसे प्रेसिडेंट को एडवाइस करना है ना, किसी लीगल मैटर में। तो ये 3 चीज़ें हैं। बाकी इसको डिटेल में जब आप स्टैटिक पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्व्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज वेल एज कोर्ट ऑफ अपील। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, एक तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है और कोर्ट ऑफ अपील भी है। कोर्ट ऑफ अपील क्या? लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कोई ऐसा मैटर जिसमें कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी रोल ये निभाती है। ठीक है, तो 2-2 कोर्ट का रोल निभा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। द कोर्ट सिट्स इन बेंचेस। ठीक है, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है अभी बैठा है और किसी केस पे हियरिंग चल रही है। ठीक है, जैसे राइट टू प्राइवेसी पे हियरिंग चल रही है, या अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा हुआ है। ठीक है, तो बेंच जो होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ से प्री का सवाल आपका बन सकता है, बेंच ऑफ वेरिंग साइज। तो बेंच रिलेटेड देखिए सवाल क्या बनेगा कि ये देखिए बेंच है, तो बेंच में
साइज उसका अलग अलग होता है, कौन डिसाइड करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री डिसाइड करता है। ये किसके कहने पर डिसाइड करता है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? मास्टर ऑफ द रोस्टर, मतलब कौन सा केस कौन जज जो है वो देखेगा, वो सब चीज़ें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करते हैं, ठीक है। तो बेंचेस कौन डिसाइड कर रहा है? रजिस्ट्री, किसके डायरेक्शन पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होता है वो 5, 7 या 9, जनरली यही होता है। 5 या 5 प्लस आपको याद रखना है, 5, 7, 9 ऐसा हो सकता है, ठीक है। किस चीज़ पे डेलिबरेट करता है? स्पेसिफिक इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज रिलेटेड जो इशूज़ है उस पर डेलिबरेशन करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसका क्या स्ट्रेंथ 5 या उससे ज़्यादा होता है। ये सब फैक्ट्स जो है ना ये प्रीलिम से पूछा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसके अंडर सेटल किया जाता है? आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3। इट सेज अ मिनिमम ऑफ 5 जजेस, मिनिमम 5 जजेस होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, और ऑप्शन देगा कि पार्लियामेंट्री लॉ के तहत किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के कन्वेंशन के तहत किया जाता है, या आर्टिकल मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलती है। तो देखिए आर्टिकल 145 में बोला गया है, सो इस्टेब्लिशिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज इटसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया। क्या कहता है? अ मिनिमम ऑफ 5 जजेस नीड टू सिट फॉर डिसाइडिंग अ केस इन्वॉल्विंग क्या? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंटरप्रेट करना है तो मिनिमम 5 जजेस बैठेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलेंगे। और ये कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3, ठीक है। तो आर्टिकल 145 याद रखना है। इसके अलावा क्या है? आर्टिकल 143 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द कोर्ट, है ना। प्रेसिडेंट को अगर किसी लीगल मैटर में कंसल्ट करना है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आर्टिकल 143 के तहत वो कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए, ठीक है। डिवीजन बेंच क्या होता है और फुल बेंच क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमने देख लिया। डिवीजन बेंच होता है जिसमें 2 जज बैठते हैं, ठीक है। सिंगल जज बेंच तो जो 1 जज वाला हो गया, डिवीजन बेंच जो है वो 2 वाला हो गया, और फुल बेंच जो होता है वो 3 जजेज वाला होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सिंगल जज, डिवीजन बेंच, फुल बेंच, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि किन मैटर्स को देखता है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि लगभग 80,000 केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं? 34 जजेज हैं अभी, ठीक है। और उनके सामने 80,000 केसेस पेंडिंग है। मतलब आप मान के चलिए कि अगर एक जज जो है दिन में 5 केस को भी निपटाएंगे तो 34 जज मिलके एक दिन में कितना निपटा पाएंगे? लगभग 150 केस। अब 150 केस एक दिन में निपटेगा अगर, तो इसको 150 से डिवाइड करेंगे ना, तो आप देखिए कि इतने दिन में जो है ये पेंडेंसी क्लियर होगा, ठीक है। तो बहुत हाई पेंडेंसी है, और ये तो हमने एकदम मतलब कि रेडिकल एक्सट्रीम डेटा लिया है। मतलब 2-3 केस से ज़्यादा तो जज सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि केस सुनना पड़ता है, फिर उसका पूरा केस मटेरियल तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा केस पेंडिंग है। तो ये जब आपको जुडिशरी रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म कुछ भी लिखना हो ना, तो सब्सटैंसिएशन के लिए ये डेटा यूज़ करेंगे कि अप्रॉक्स 80,000 केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट अलोन, ठीक है। इसके अलावा पूरे देश में अगर आप देखेंगे ना, तो 3.2 करोड़ केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट जुडिशरी। यस, मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन जुडिशरी, ट्राइब्यूनल्स और बाकी सब कुछ मिला के, ठीक है। इसके बाद चलिए देखिए अभी क्या है, ये रिफॉर्म की बात क्यों हुई है? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को एक परमानेंट फीचर बनाने की ज़रूरत है और उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। अभी जो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह काम करता है और कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 डिवीज़न है और कुछ जजेज जो है वो कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम कर रहे हैं और कुछ जजेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। सब सेम जजेज ही हैं, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना होता है तो वही सब जज मिलकर 7 जज मिलकर बैठ गए या 5 जज मिलकर बैठ गए। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये
है कि अगर सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया है, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर सेपरेशन इस तरह से नहीं किया गया है, तो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होता है, डिले होता है। जो पेंडेंसी है ना 80,000 केस का, उसका रीज़न यही है। ठीक इसी तरह का चीज़ होता है पुलिस में भी, ठीक है, कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन भी करना है, ठीक है, किसी केस का, और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो जब पुलिस रिफॉर्म की बात की जाती है ना, तो वहाँ पे बोला जाता है कि भाई पुलिस को दो भाग में बांटो, एक भाग जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगा और एक भाग जो है वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेगा। सेम इंस्पेक्टर है, उसको किसी मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन भी करना है और फिर किसी रैली में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो दिस इज़ वेरी मच फ्रस्ट्रेटिंग, और इसीलिए इंस्पेक्टर का इफिशिएंसी कम हो जाता है। और जब इंस्पेक्टर का इफिशिएंसी कम हुआ, यानी पुलिस का इफिशिएंसी कम हुआ, यानी कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही जाती है रिफॉर्म में। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ वेराइड स्ट्रेंथ एज अ परमानेंट फीचर बनाने की ज़रूरत है, और ये इंटेंशन है, क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए डिस्कोर्स ऑन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये पहली बार नहीं बोला गया, पहले से चलते आ रहा है। जो 10वां लॉ कमीशन है, 10th लॉ कमीशन क्या करता है? लॉ रिलेटेड रिपोर्ट इशू करता है और उसमें रिकमेंडेशन देता है कि लॉ में क्या रिफॉर्म करना चाहिए, कौन सा लॉ रिपील कर देना चाहिए, क्या नया लॉ लेके आना चाहिए, ठीक है। तो 10th लॉ कमीशन, 10वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या प्रपोज करता है कि सुप्रीम कोर्ट भी स्प्लिट इनटू 2 डिवीजन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और दूसरा लीगल डिवीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो होंगे, है ना, उसको सिर्फ डील करेगा, और जो लीगल डिवीजन है वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर वाला जो केस है उसको देखेगा, ठीक है। तो दो भाग में डिवाइड करने के लिए बोला। अगेन जब मेंस का आंसर लिखेंगे, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, ये मेंस में आपको सब्सटेंशिएशन में यूज करना है कि भाई लॉ कमीशन, 10th लॉ कमीशन, अगर 10th न भी याद हो तो सिर्फ लॉ कमीशन हैव रिकमेंडेड दैट सुप्रीम कोर्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन एंड अदर इज लीगल डिवीजन, ठीक है। तो ये जो है ना आंसर को खूबसूरत बनाता है और दिखाता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। 11th लॉ कमीशन में क्या बोलता है? डिवाइडिंग द सुप्रीम कोर्ट, क्यों? टू मेक जस्टिस मोर वाइडली अवेलेबल, ठीक है, अच्छे से इफिशिएंट होकर काम करेगा। 2 भाग में बटा हुआ है तो एक जज जो है वो ओवरबर्डन नहीं होंगे, तो अच्छे से काम होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अपील इन द टॉप कोर्ट। अब ये भी देखिए एक प्रॉब्लम है कि जो अपील से जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आसपास वाले हाई कोर्ट से अपील जाता है। कहाँ से जाता है? पंजाब से जाएगा, हरियाणा से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से। लेकिन जो पटना वाला हाई कोर्ट है और पटना हाई कोर्ट में जो केस है, अब लोग यार जस्टिस के लिए इतना ज़्यादा खर्च करना, बार बार दिल्ली जाना, दिल्ली से आना, वहाँ पे रुकना, वहाँ पे वकील हायर करना, ये बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है, ठीक है। तो जो आसपास के कोर्ट हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, लेकिन बाकी नहीं पहुँच पाते हैं। एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट जो है बहुत हाई है, ठीक है। तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग देखिए केस है, बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1986, ठीक है। तो BLSS वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इट वाज डिजायरेबल टू एस्टैब्लिश अ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाने की जरूरत है। क्यों? दैट वुड बी एबल टू एंटरटेन अ स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। दिस वुड अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू ओनली एंटरटेन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट विल ओनली बी लायबल टू इंटरटेन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट जो है ध्यान दे पाएगी एक्सक्लूसिव वे में और अच्छे से एफिशिएंट होकर काम कर पाएगी। तो अगेन देखिए यहाँ पे क्या है, एक लॉ एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसके तहत ये बताया गया कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के रिफॉर्म का पार्ट है। इसके बाद देखिए 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट, लॉ कमीशन का 229वां जो रिपोर्ट है वो क्या बोलता है कि रीजनल बेंचेस बनाइए, 4 रीजनल बेंचेस। किस किस रीजन में? दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में एंड मुंबई में, ठीक है। मतलब दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में रीजनल बेंच बनाइए सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? वही एक्सेसिबिलिटी वाली बात है कि जो पटना वाला लोग है तो पटना वाले के लिए दिल्ली से ज़्यादा कोलकाता नज़दीक होगा, ठीक है। तो ये आराम हो जाएगा। जो साउथ इंडिया में है तो चेन्नई या हैदराबाद को एक्सेस करेंगे, और जो वेस्टर्न इंडिया में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, तो वो मुंबई जाएंगे, ठीक है। तो ये लॉ कमीशन का 229
रिपोर्ट में ये है। तो जब भी रिफॉर्म के लिए हम लिखेंगे कि जुडिशरी में क्या रिफॉर्म चाहिए, तो भाई एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए रीजनल बेंच बनाना है अकॉर्डिंग टू 229 लॉ कमीशन रिपोर्ट, ऐसा एक लाइन बस लिख देना है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो दिल्ली में बनाने की बात की गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दिल्ली में बनाइए और बाकी 4 रीजनल बेंचेस बना दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। एक जगह दिल्ली में ही क्यों सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश रहेगा, हर जगह रहेगा, ठीक है, देश के सारे कोनों में रहेगा। इसके अलावा देखिए, अब थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट एज वी नो इट नाउ वाज फाउंडेड ऑन जनवरी 28, 1950, ठीक है, अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 days आफ्टर इंडिया बिकम अ इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था हमारे देश में, और उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 124, ठीक है। तो आर्टिकल्स को आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 145 है, आर्टिकल 143 है। और ये आर्टिकल्स धीरे धीरे अगर आप ध्यान देके पढ़ते रहेंगे ना न्यूज़पेपर, तो ये आर्टिकल्स इतनी बार आएंगे कि आपको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यही आपसे स्टेटमेंट दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत एक्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। पहले भी बहुत बार कोर्ट था, लेकिन प्रेजेंट डे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो 28 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ है अंडर आर्टिकल 124, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 2 दिन बाद, जब संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिन के बाद ऐसा सवाल बना देगा कि संविधान पहले लागू हुआ या सुप्रीम कोर्ट पहले बना है, ठीक है। तो पहले संविधान लागू हुआ और 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट बना है, ठीक है। अब बात आता है कि जो जजेस हैं उनका नंबर कौन डिसाइड करता है। जैसे हमने देखा कि डिवीजन बेंच जो है या बेंच जो है वो डिसाइड करता है कौन, रजिस्ट्री, किसके डायरेक्शन पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पे। क्यों? क्योंकि ही इज मास्टर ऑफ द रोस्टर, ठीक है। तो उसी तरह से जजेस का स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ऑप्शन में आपको क्या रहेगा, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या कमिटी वगैरह कोई दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट, है ना, जो नंबर ऑफ जजेस है वो पार्लियामेंट बढ़ाएंगे। शुरुआत में देखिए 1950 में 8 था, फिर 11 हो गया, फिर 18 हो गया और फिलहाल अभी 34 स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल बनता है कि क्या शुरुआत से 34 स्ट्रेंथ था, तो नहीं, शुरू में देखिए 8 था, जो स्टोरी 8 से शुरू हुआ है वो 34 पे भी आके रुका हुआ है, ठीक है। ओवरबर्डन कोर्ट है, क्यों है ओवरबर्डन कोर्ट? एक तो ये कीवर्ड है कि भाई आवर जुडिशरी इज ओवरबर्डन। ओवरबर्डन क्यों है? देखिए, सेंटर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, जीएसटी को लेके मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया, तो भाई जाइए आप सुप्रीम कोर्ट। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में मान लीजिए कोई बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया, किसी तरह का वाटर का भी डिस्प्यूट हो गया, तो हालांकि उसके लिए जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटर स्टेट रिवर जो डिस्प्यूट होता है उसके लिए बोर्ड और कमेटी बनाया जाता है, बट फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट में आ ही जाता है मैटर, ठीक है। जैसे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा क्रिमिनल अपील्स होता है, सिविल अपील्स होता है, इसके अलावा प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं आर्टिकल 145 के तहत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा आपका बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ओवरबर्डन है, और ओवरबर्डन जब हम बोल रहे हैं तो उसको सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे कि 80,000 केस जो है वो पेंडिंग है, कहाँ, 34 जजेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। तो ये ओवरबर्डन को दिखाता है कि इतना पेंडिंग क्यों होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 1000 केस पेंडिंग हो जाए तो बहुत है, 80,000 केस पेंडिंग का मतलब कि 80,000 पीपल आर वेटिंग फॉर जस्टिस, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, ये कहा जाता है, ये फ्रेज है, ठीक है। तो इसीलिए द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुड बी स्प्लिट सो दैट देयर इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। देख रहे हैं, बार बार डिवीजन करने की बात की जा रही है कि एक कोर्ट ऑफ अपील बना दो और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रखो जो कि परमानेंट रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें, इससे क्या होगा, जुडिशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जुडिशियल कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, जुडिशियल रीच बढ़ेगा, ठीक है, जस्टिस का कॉस्ट कम होगा, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा जुडिशरी पे। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो ये इतना खूबसूरत आर्टिकल था, देखिए आपको स्टैटिक भी रिवाइज करा दिया, आपको सब्सटेंशिएशन के लिए पॉइंट्स भी मिल गए यहाँ पे, और साथ ही साथ एक अच्छा डिस्कशन हो गया। इसके अलावा अगर आप 1-2 दिन पहले का, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को था, ठीक है, तो उस दिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बोला गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जैसे हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज है, IAS है, IPS है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, ठीक है, आर्टिकल 312 के तहत,
तो उसी तरह से ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि लीगल प्रैक्टिस करते हैं, वकील बनते हैं, फिर उसी में अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट का जज बनते हैं और फिर हाई कोर्ट का जस्टिस बनते हैं, फिर ट्रांसफ़र होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज क्रिएट कीजिए, जैसे कि IAS का एग्ज़ाम होता है भाई, उस तरह से एग्ज़ाम लीजिए और एग्ज़ाम लेने के बाद धीरे धीरे प्रमोट होकर जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे धीरे धीरे प्रमोट होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक जाएंगे, है कि नहीं। और इससे क्या होगा, कोर्ट विल बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव। अभी क्या है ना कि जुडिशरी में आप देखिए ना कि आप UPSC की तैयारी करते हैं, BPSC की तैयारी करते हैं, लेकिन लॉ की तैयारी करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। तो जो जिनका फैमिली प्रोफेशन एक तरह से लीगल प्रोफेशन है ना, लॉ में है ना, तो वही लोग जो हैं डोमिनेट कर रहे हैं सेक्शन में। तो इसको वाइडर करने का ज़रूरत है, इसको मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने का ज़रूरत है। और रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनेगा, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के तहत। किसने बोला है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो देखिए, ये अगर किसी जुडिशरी रिफॉर्म के क्वेश्चन को अगर आपको कंक्लूड करना है तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के इस स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड कर सकते हैं कि इट विल मेक कोर्ट्स मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड हेंस जस्टिस विल बी मोर एक्सेसिबल, मोर अवेलेबल, मोर अफोर्डेबल, है ना। और ये डाइवर्स टैलेंट पूल को लेके आएगा। इसके अलावा जुडिशरी में और भी रिफॉर्म की बातें हैं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में अगर आप जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही जो है जजेस का वो रिक्रूटमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है, पोस्टिंग होता है, प्रमोशन होता है, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम में भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो खैर ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बाद में और डिस्कशन में आएगा। अगर आपने अभी तक BPSC बेसिक्स को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बेल आइकन दबाइए, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और ये जो आर्टिकल डिस्कस हुआ है, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो इसका PDF आपको BPSC बेसिक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बाकी जो वीडियोस हैं, ऑसम वीडियोस हैं, पॉलिटी पे 3-4 वीडियो भी बना है, बाकी और आगे वीडियो बनेगा। सो प्लीज़ वॉच दैट एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।